नमस्कार सर, आई वेलकम यू अगेन। थैंक यू। बहुत टाइम बाद बैठे हैं सर हम लोग आज। ठंड बहुत हो रही थी। हाँ जी सर, मौसम तो सच में बहुत बहुत बिगड़ रहा खराब है। मौसम था आज, कंपैरेटिवली कुछ थोड़ा सा मौसम बेहतर कुछ हालत ठीक है। वरना दिल ही नहीं चाहता कहीं आने जाने को या निकलने को। और फिर फॉर्मली आना पड़ता है, फिर कोई तैयारी करके तो थोड़ी बहुत वो अब उसकी ख्वाहिश नहीं होती बिल्कुल बाहर सूरत। तो आज सर मैं कि पिछले दिनों जैसे आपके पॉडकास्ट सुने मैं लोगों ने, तो उन लोगों ने मुझे ये बताया कि सर को म्यूजिक, पुराने समय के म्यूजिक डायरेक्टर्स और पुरानी फिल्मों की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो सर आज मैं चाह रही थी हम उस विषय पे चर्चा करें। जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, आपने कई लोगों के नाम भी लिए मेरे सामने, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर को ज्यादा पसंद करते हैं, अगर वो या आपके जो मन में हो। अच्छा भाई, ऐसा है बिटिया कि ये सारी चीज़ें जो हैं एंटरटेनमेंट से मुतालिक, मैं समझता हूँ हर उस आदमी को जिसमें इतना सारा भी एस्थेटिक सेंस है। अब एस्थेटिक सेंस को भी समझाना पड़ता है लोगों को कि एस्थेटिक सेंस क्या चीज़ होती है। बहुत ही आसान से मानी ये है कि किसी भी खूबसूरत चीज़ की तारीफ़ करना, जिसे हिंदी में कहते हैं सौंदर्य बोध। बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। जी हाँ। तो एस्थेटिक सेंस जिसमें होगा वो किसी अच्छी पेंटिंग की भी तारीफ़ करेगा, जी सर, अच्छे गीत की भी तारीफ़ करेगा, अच्छे शायरी की भी तारीफ़ करेगा, अच्छे संगीत की भी तारीफ़ करेगा, और मुग़ल आज़म की भी तारीफ़ करेगा, और उमराव जान की भी तारीफ़ करेगा। तो एस्थेटिक सेंस होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और बदकिस्मत ये है कि एस्थेटिक सेंस बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है लोगों के अंदर से। अब लोग यानी बिल्कुल दुनिया बदल गई है सर। वो तो खैर हर तरफ से ही बदली है बिल्कुल। और नहीं, अब उसके साथ एक घटियापन शामिल हो गया मुशायरों में, और कवि सम्मेलनों का भी वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो पहले हुआ करता। ये तो है सर। अब वो मतलब मैं ये देखता हूँ ना मुशायरों में या कवि सम्मेलनों में कि वो बातें नहीं करते, वो जोक सुनाते रहते, और उसमें कोई कहीं अगर कोई दो लाइनें ऐसी मिल गई कि वो उनका वो आखिर में राइम को टैली कर गया, तो वो उनका कविता हो गई। हाँ जी सर, भले उसका सिर पैर हो या ना हो, उलटे हुए सुनाते रहते हैं, कटाक्ष करते रहते हैं, व्यंग करते रहते हैं। शायरी तो शायरी, व्यंगात्मक चीजें ज्यादा हो गई हैं सर आजकल। तो व्यंग तो बहुत जरूरी है जिंदगी में। हास्य और व्यंग में एक बड़ा लतीफ फर्क होता है। अब इंग्लिश में हास्य को कहते हैं ह्यूमर, हाँ, और व्यंग को कहते हैं सटायर। ओके, दोनों में बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। लोग इस खूबसूरत सी जो बीच में एक लक्ष्मण रेखा है इन दोनों के, उसको नहीं पार कर पाते। हास्य हो या हास्य बहुत हल्का होता है, व्यंग तो दिल में उतर जाता है। यानी एक अंग्रेजी की एक कोटेशन है कि बहुत खूबसूरत है, ए ह्यूमरिस्ट यानी एक हास्यकार जो होता है, ए ह्यूमरिस्ट laughs with the people and a satirist laughs at the people। यानी वो हंसता है, ह्यूमरिस्ट हंसता, मैंने कोई बात कही तो वो भी खुश हुआ, सुनने वाला भी खुश हुआ, उसके खुशी में शामिल हो गया। सटायरिस्ट जो लाफ एट, अंग्रेजी का फ्रेज है, जिसके मानी है मजाक उड़ाना, सही, दिल में उतर जाए, तंज करते, तंज उर्दू में कहते हैं तंज कसना, सटायर को कहते हैं तंज, और हास्य को कहते हैं मिजाह निगार जो शायर होते हैं, वो ह्यूमरिस्ट जो होते हैं, वो उर्दू में पूरा एक सिलसिला है जिनमें जो ह्यूमरिस्ट हैं, और क्या शानदार शायरी उन लोगों ने कहा। अकबर इलाहाबादी इतने बड़े शायर थे, वो सारी शायरी उनकी ह्यूमर पे और सटायर पे बेस्ड है। अच्छा, बहुत लाइट ह्यूमर भी है, और बड़ा कटाक्ष। वो दरअसल अंग्रेजों के बहुत खिलाफ थे। ओके, हाँ, क्योंकि वो, और कोई भी जो गैरतमंद हिंदुस्तानी रहा होगा, जब भी रहा होगा, वो अंग्रेजों को पसंद कर ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। या आप जो देखते हो ना बेटा, अब
ये जितने अंग्रेज कैसे हिंदुस्तान में जम गए, क्योंकि ये राजा और महाराजा और नवाब और निजाम और ये राय बहादुर और खान बहादुर और ये सब सारे के सारे चमचागिरी करते थे जैसे। वही हाँ, उसी कारण से तो इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ी। बिल्कुल भाई, इनके ये ऑर्गेनाइज्ड लोग थे, इनके पास अपनी फौजें थी पर्सनल इनके। तो अंग्रेजों ने इन्हें बड़े बड़े टाइटल्स दिए, बहुत सारी जागीरें दी, और वही अंग्रेजों मजे की बात तो आश्चर्य मुझे इस बात को, तो हमारे देश में आके आप हमें जागीर दे रहे हो। अब आप ये देखें ना, अब फिर आजादी के बाद उन लोगों को कंडेम करने के बदले उनको पार्लियामेंट के टिकट दिए गए। आज भी दसियों राजघरानों के लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, जबकि उन लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए था। उन्होंने तो देश की जड़ें खोद थी। उन्होंने, अंग्रेजों ने ये जो आप हिंदू मुस्लिम डिवाइड आज देखते हैं, तो अंग्रेज शुरू कर गए थे उस जमाने में। अंग्रेज शुरू कर गए थे सर। वैसे भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमी थी, तभी तो किसी बाहर वाले ने आके हम पे आक्रमण किया और हम पे राज किया। बिल्कुल। मैंने एक किताब पढ़ी हाल में हैदर अली के ऊपर, तो मुझे यकीन नहीं आया वो किताब पढ़ने के बाद कि उन लोगों ने कितने एफर्ट्स किए अंग्रेजों को यहाँ से निकालने के लिए। हैदर अली ने, उसके बेटे टीपू सुल्तान ने। अब टीपू सुल्तान को कुछ लोग बिल्कुल दूसरे रंग में बयान करते हैं, जबकि वो, यानी वजह क्या है बेटा, कि लोग पढ़ते नहीं, लोग पढ़ते नहीं, वो जानते भी और नहीं है। निष्पक्ष नहीं पढ़ते। हाँ, ये जो है ना, कोई भी चीज हो ना, वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली होनी चाहिए। हाँ। लोग उसे सब्जेक्टिव बना देते हैं। यस। ऑब्जेक्टिवली अगर आप स्टडी करेंगे किसी चीज को भी, तो जो आदमी भी नेशनल लेवल का लीडर हुआ किसी भी जमाने में, वो मुल्क से मोहब्बत करता था। उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो सब सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। और शुरू हुआ कहाँ से, लोग समझते ही नहीं, याद ही नहीं करते। पहला आदमी जिसने बाकायदा अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की, और वो बिल्कुल जीत जाता है अगर अपने ही लोग गद्दारी ना करते। 1757 में, लोग कहते हैं कि 1857 में पहली लड़ाई हुई आज़ादी की, मैं कहता हूँ 1757 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? प्लासी के मैदान में हुई थी, और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। अच्छा। वो बंगाल का नवाब था, पूरा बंगाल उसके पास था, लेकिन उसी के एक रिश्तेदार ने, मीर जाफर ने, जो मेरे ख्याल में बहुत करीब रिश्तेदार था, बहनोई था या साला था, क्या था, उसने अंग्रेजों को बता दिया कि ये, वो एक्चुअली क्या करता था कि वो अपने जैसे शक्ल सूरत के 10-12 आदमी उतार देता था मैदान में, कि सही आदमी का अंग्रेज जज नहीं कर पाते थे कि असली कौन है। उसने इशारा कर दिया उसे, क्लाइव था उस जमाने में, लॉर्ड क्लाइव, जो अंग्रेजों का कर रहा, बता दिया उसे, मरवा दिया। बस तब से सर, वो तो सर हर जगह पे ये चीज देखी गई है कि घर के लोग अगर गड़बड़ हैं तभी तो बाहर वाला हमारे अंदर इतना कुछ कर जाता है आके। वो तो शायद शुरू से बात कर रही थी मैं इसी विषय पे कि ये शुरू से ये प्रॉब्लम रही है, शुरू से है, तभी वो आज तक है, वो तभी तो अब तक चला आ रहा है सर, ब्लड लाइन में ये चीज तो कोई बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल थी वो। और सब लोगों ने, सिराजुद्दौला लड़ा, उसके बाद हैदर अली कर्नाटक में, मैसूर का किंग था वो, उसके बाद उसका बेटा टीपू था। इन्हीं टीपू ने पहली जो मिसाइल का जो आइडिया था वो टीपू सुल्तान का था, जिसे डिकोड नहीं कर पाया इंग्लैंड, तो पूरी की पूरी उठा के लंदन भेजी। वहां पे साइंटिस्ट ने रिसर्च की उसके ऊपर, और उसका जो सोचने का अंदाज था वो बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन अब जिन्हें किन किन कलर्स में, वो टीपू सुल्तान तो एक सीरियल भी आया था, आपको याद होगा, मुझे याद, संजय खान का, और एक किताब है बड़ी मशहूर, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। वो बड़ी बड़ी बेस्ट सेलर रही, जिस जमाने में किताब छपी थी। लेकिन आज चूंकि बदकिस्मती मुल्क की क्या है कि बस हर चीज पे लोग ये सोचते हैं, सियासत वाले लोग, कि इसमें वो एंगल निकाला जाए, अपना उल्लू सीधा, कम्युनल एंगल निकाला जाए, कि किसी ना किसी चीज में इसे जोड़ो ऐसे कि ये मुसलमान और हिंदुओं का मामला वो थोड़ा सा इस तरह का हो जाए। क्योंकि उनके हाथ में एक मूल मंत्र आ गया कि ध्रुवीकरण करो, वोटों का पोलराइज करो किसी भी तरीके से। और एक बड़ा टर्म टीवी में बहुत आजकल कॉमन है, आता है, अब मैं सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, और
क्योंकि परेशानी पढ़े लिखे आदमी की होती है। जैसे हाँ अकील सर, नहीं है उसे तो कुछ अकील ही नहीं है, उसे उसे तो क्या सर पता आप कि क्या हाँ हो रहा जिसको है। नहीं हो उसे नहीं सही। उसके लिए मुझे एक जुमला मुझे बचपन का याद है कि मेरे फादर से एक रिक्शा वाला कह रहा था, यानी क्या कोई बात, ये फादर ने मेरे मेरे बताया था, वो रिक्शा में जा रहे थे कहीं बैठे हुए किसी से बातें करते हुए, कुछ पॉलिटिकल, वो जमाने की पॉलिटिक्स कुछ और होगी, सब 70-80 साल पहले की। तो वो सुनता रहा इनकी बातें, जो 10-15 मिनट का रास्ता होगा जो भी होगा, और ये बड़े सीरियसली बातें कर रहे थे। तो उसने कहा साहब जाने, जब उतरे पैसे वैसे दिए उसे, तो उसने कहा कि साहब जाने क्या बातें आप लोग कर रहे थे, हमारा समझ में तो आया नहीं, कुछ भी हो जाए इस मुल्क में, कोई भी बने और कोई हटे कोई भी आए, हमें तो रिक्शा चलाना। आम आदमी को तो धारणा यह है कि भाई कुछ भी हो रही हो पॉलिटिकल सिचुएशन हमें दुनिया में, हमें तो हमारी रोजी मजदूरी रोटी करनी है, देखनी है, सही बात है। हमें तो मजदूरी करनी है। तो एक आम आदमी को तो इन बातों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या है। हाँ। वो तो गरीब है। अब बजाय इसके कि सरकार की ड्यूटी यह है कि उस गरीब के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, असली बात तो यह है ना। कोई 5 किलो राशन देने से तो वो अमीर नहीं हो जाएगा ना। यकीनन ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन ये उन लोगों को दी जाए सिर्फ एक बाकायदा बहुत गहन सर्वे करा के कि जो वाकई इस लायक है कि जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। अब 80 साल का कोई आदमी है, ना उसका बेटा है ना बेटी है ना वाइफ है, कुछ अकेला पड़ा हुआ है, तो नेचुरली उसको तो सरकार को सहायता देनी ही चाहिए। लेकिन अब क्या है, लोग सबको मिल रहा है, तो वो उनके अंदर एक आलस से पैदा होता है, फिर वो नहीं काम करना चाहते। भाई अपनी कमाई हुई चीज तो फ्री में मिली हुई चीज तो वो तो उससे क्या होता है, हमारे देश के खजाने पे उसका एडवर्स इफेक्ट बैठता है। कोई फ्री में थोड़ी होता है ये। हाँ, सही बात है इतने लोगों को बरसों से देना। अच्छा, उसमें पॉलिटिकल हित भी छुपा हुआ है कि वो तो क्या उनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आ जाएगा याद, कि जो लोग फायदा उठाने वाले लोग हैं उनके लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब ये फायदा यही कि पैसे बढ़कर साइकिलें दे देंगे और जो इंटर कर लेगा, ये यूपी में बड़ा कॉमन था। बिहार में इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के जमाने में 10-10 हज़ार रुपए दे दिए, खजाना खाली। अब लोन लिया कहीं से पैसे बढ़, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, कोई जीतो कोई हारे, जो पैसे दे रहा है वोट तो हम उसे देंगे, हमें क्या मतलब। कोई अच्छा कोई मेरे और आपके ऊपर क्या फर्क है इस बात का कि क्या हो रहा है, नहीं सर। लेकिन जब ये देखा जाता है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे देश को एक अजीब व गरीब किस्म के माहौल में धकेला जा रहा है, जबकि लोग सीधे साधे लोग हैं, मोहब्बत के साथ रहने वाले लोग हैं, कोई मनमुटाव आपस में नहीं है। अब जाके अब आप तो कोई नहीं, 2 मिनट को आप इस पे सोशल मीडिया पे 2 मिनट के लिए देख ले यूट्यूब जाके। मैं सर उस मसले में पढ़ती नहीं, आप ना पढ़ें। हाँ। फोन अगर कभी इत्तेफाक से भी खुल जाएगा तो ये इन टॉपिक्स के अलावा और कोई चीज ही नहीं है। चीज नहीं है कि अभी एक हफ्ते की बात है, दो घटनाएं एक हफ्ते में हुई जो बहुत पेनफुल है, और सीधी सादी बातों को ऐसी कोई खास बात नहीं है गैर इसमें। और उसमें एक प्लस पॉइंट है, तो मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई उसके अंदर, और यही होना है आगे को, ये हम बता दें, ये उसकी शुरुआत हुई है। कोटद्वार में एक बुढ़ा दुकानदार मुसलमान दाढ़ी वाला अपनी दुकान में बैठा, और वो एजेड आदमी 70s में अपनी, और ऐसा एजेड आदमी कि वो जैसे पार्किंसन होता है किसी को। अब 4-6 लोग आए कि तुमने दुकान का नाम नहीं बदला अपनी, तो बदल देंगे। नहीं, दुकान का नाम बदलो। उनका मेरे बेटे ने नाम लिख तो दिया है अपना इसके ऊपर, अपना आपने नाम के लिए कहा। ना 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 बाबा कुछ नहीं होता, बाबा बदलो तुम। बदल लेंगे, नहीं बदलो। और फिर वो बात जरा कुछ गर्मा गर्मी की हो गई। अब वो मैंने सुना है। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये बाबा नाम में क्या परेशानी थी, क्योंकि हमने तो शुरू से हम अपने फादर को बाबा कहते थे।
बाबा कहते थे अपने फादर को हमेशा बाबा का, और सब लोग हमारी वजह से, मेरे जो दोस्त आते थे वो भी उन्हें बाबा कहते थे। अच्छा, बाबा हमारे हमारे दोस्त हैं केसी सिंह साहब, बड़े नाइस मैन ही, उन्हें तो बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं, हाँ। केसी सिंह को बाबा। हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, वो हमेशा राहुल गांधी को राहुल बाबा कहते हैं, राहुल बाबा कहते हैं। बाबा बच्चे को कहते हैं ना सर, वही मैं कह रही हूँ, ये ऐसा शब्द एक है। बच्चे को भी कहते हैं, बड़े को भी कहते हैं, हाँ। बड़े को भी कहते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, जिनका जिक्र गुरु नानक जी ने उनकी पोइट्री को अपने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर शामिल किया है। तो बाबा तो एक खूबसूरत लफ्ज है, रेस्पेक्टेबल वर्ड है, किसी के लिए भी करते तो हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक बाबा हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, पूजनीय है हमारे, आपने उनके वजह से हम नाम बदलवा रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेतुकी और बेसिर पैर की बात, खामखा का झगड़ा पैदा कर रही है। वही मैं कह रही हूँ, खामखा का झगड़ा पैदा कर। तो मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि उस वक्त एक आदमी वहां पे आ गया, उसने कहा क्या कह रहे हो तुम, क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें, वे तुमसे क्या मतलब, नहीं मुझसे बोले कैसे नहीं मतलब, मैं नहीं करने दूंगा तुम्हें, तो वैसे तो ऐसे बात करते हो किसी से, और क्यों बदले नाम, ये मत बदलना नाम तुम अपनी दुकान का। तो वो उससे भिड़ गया, उस आदमी से भिड़ गया। वो 5-7 होते, अकेले ऐसा आदमी अकेला कभी नहीं जाता, वो झुंड बना के जाता है, जो कि वो 10-5 मिल का, अकेले को तो भाग जाएगा अगर उसको कोई जोर से बोलेगा। कि डरपोक बहुत होते हैं ये लोग, जो ये जो लुम्पेन एलिमेंट है ये इनमें वो नहीं होता। हाँ, तो फिर शेर हो जाते हैं, फिर वो हर कोई मारता है, फिर आगे एक आध हाथ और इतना मार देते हैं कभी बढ़ ही जाता है कि मर जाता है आदमी। लिंचिंग हो जाती है उसकी। हाँ जी। लिंच के मानी होते हैं, फिर लिंच को लोग मानी नहीं जानते, LYNCH के मानी क्या है। लिंच के मानी है किसी को पीट पीट के मार डालना, यह है लिंचिंग के मानी। टू किल समबडी बाय बीटिंग सिवियरली, और वो किसी भी तरीके से पीटे उसे। हाँ, तो ये लिंच, और घंटों में मरता है आदमी उसमें। हाँ। तो मतलब जुल्म की और बेदर्दी की इंतहा है। ओके, कौन लोग हैं भाई, हमसे तो अपने बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाया गया आज तक। सर ऐसा है ना, मेरे को जहां तक समझ में आता है, जिसे कोई काम नहीं है, जिसे रोजी रोटी की परवाह नहीं है, जिसे कुछ काम ही नहीं है, कुछ नहीं करना, ये वही लोग, तो यही सब ड्रामेबाजी करते रहो। क्योंकि सर जो कितने काम कर सकता है आदमी, कंस्ट्रक्टिव काम कितने सारे कर सकता है अगर करना चाहे तो। क्योंकि कामकाजी लोगों को सर ना फुर्सत नहीं है ये सब करने की। तो वो जब देखा कि ये झगड़ा बढ़ने लगा, तो उसमें से एक साहब बोले कि तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हें मेरे नाम से क्या मतलब, जो आदमी बचा रहा था, मैं तो सिर्फ इनके, तुम ज्यादती कर रहे हो, मैं रोक रहा हूँ इनको, नहीं तुम नाम बताओ क्या है। तो दीपक कुमार कश्यप नाम है उस आदमी का। अच्छा। हाँ, और वो किसी जिम में ट्रेनर है। अच्छा अच्छा, हेल्दी आदमी, जब मुझे ऐसा आदमी तो ही लड़ेगा, 5 गुंडे खड़े हैं सामने, तो मुंह बढ़ जाऊं, 2 हाथ मेरे मारेंगे, मैं तो मर जाऊंगा, हार्ट का पेशेंट हूँ मैं तो। ये बुज़दिली तो है ना। अगर उसी उम्र का कोई आदमी ये सारी बातें सुन के गुजर गया तो वो कायर है, वो डरपोक है कि उसने प्रोटेस्ट भी नहीं किया, और इसीलिए उन लोगों की हिम्मत बढ़ती है। सही बात। वरना अगर लोग खुल के सामने आए तो ये एलिमेंट कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। अच्छा। अब वो सटपटा गया कि ये कैसा, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ, मोहम्मद का। और आपको एक बात और बताऊं, बहुत लोगों को नहीं पता, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा जो दुनिया में मुसलमान हैं वो इंडोनेशिया में, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की वो इंडोनेशिया में, और वो सब कन्वर्ट्स हैं। हाँ, कन्वर्टेड हैं, सब कन्वर्टेड हैं। उन लोगों ने अपने नाम चेंज नहीं करे। हाँ जी। वही नाम हैं जो हिंदू देवी देवताओं के नाम के ऊपर हैं, वो नाम उनके यहाँ मुसलमानों के हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। हाँ, और शायद उनके करेंसी नोट पे वो उन्होंने अपना कहा कि मतलब हमने चेंज कर लिया, वे ऑफ लाइफ पसंद आया, लेकिन हम अपने ट्रेडिशन को छोड़ेंगे, हम अपनी परंपराएं बाकायदा उसी ढंग से रहते हैं। वो उनका अंदाज वही है, और बेहद ईमानदार लोग हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया के लोग, आप कोलालमपुर को अगर देखें तो वो एशिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज में से है डेवलपमेंट के हिसाब से, और वो सीधे सच्चे खरे लोग हैं, कोई किसी किस्म की बात नहीं है रहते। तो उसने जब नाम बताया अपना तो वो इससे और चिढ़े, फिर वो बात बढ़ गई। खैर वो पुलिस आ गई वहाँ, उन्होंने रफा दफा किया मसले को। और लेकिन ये बात किसी ने वीडियो में
रिकॉर्ड कर लिया ये पूरा घटना। हाँ, वो तो सर काम ही है ये लोगों अपलोड का। हो गया और वो उसके बाद इसको चर्चा का विषय बन गया। तो 2-3 बात दब गई। 2-3 दिन के बाद फिर एक झुंड उसके वो वहां पहुंच गए। ओके, वो जो अच्छा। जिम वाला जो हाँ, उसका हाँ, हाँ। यहाँ पे वो ट्रेनिंग देता था वो आदमी, वो वहां जाके उससे कहा सुनी हो गई। तो फिर वो भी भाई वो तो पहलवान पहलवान आदमी कितनी देर चुप जिम बैठे। ट्रेनर। तो फिर वो बात ज्यादा बढ़ गई, फिर पुलिस आ गई और फिर भाई अब FIR हो गई। वो और उस आदमी में FIR हो गई। तो उसने कहा भाई मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो? बोले तुम लड़ रहे हो, तुम भी झगड़ा कर रहे हो। खैर तो बहरहाल अब वो पलट गया मामला। अच्छा, अब उसके फेवर में आवाजें इतनी आने लगी कि वो तो किसके? मोहम्मद दीपक के? मोहम्मद दीपक है कि भाई तुम तो अच्छा। बहुत बढ़िया आदमी हो, हाँ। तुमने तो यहाँ अंधेरे में एक क्षमा जला दी। ये तो बिल्कुल अब वो बिल्कुल हिसाब किताब सैकड़ों उसके इंटरव्यूज और वो तो हीरो बन गया 2 दिन में। तो अब इससे ये अंदाजा हुआ कि आम लोग भी त्रस्त हैं अब इस बात से। सही बात है ना सर। अब त्रस्त हैं। तो बहुत लोगों ने यानी झारखंड के एक MLA ने ये कहा कि मैं अपनी सैलरी में से कुछ पैसे निकाल के 2 लाख रुपए इनको देता हूँ इनकी बहादुरी के लिए कि इन्होंने बड़ी जान जोखिम में डाल के अपनी इन लोगों से मुकाबला किया। और लोग बहुत यानी कितने इंटरव्यूज आ चुके हैं उस आदमी के अब तक, BBC तक से उसका इंटरव्यू आ गया उस आदमी का। अब आप जस्ट इमेजिन कि लोग ये चाहते हैं कि ये इन चीजों को हाईलाइट करें और ये जो एक नफरत का एक माहौल बनाया जा रहा है जबरदस्ती का बनाया, उन्हें धकेला जा रहा है इस सांप्रदायिकता के अंदर, तो उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। और जो यूथ है सर जो कुछ काम नहीं कर रहा वो इसमें लगा हुआ है। वो लगे में क्योंकि उन्हें काम करना भी नहीं है, उन्हें फ्री का पैसा मिल रहा है झगड़ा करने का, तो करो। उन्हें और ये हो सकता है कि उनका कुछ इसमें हित होता हो जो हमें और आपको नहीं पता है। पैसा भी मिलता है, मैंने सुना है लोगों को इस तरह के दंगे फसाद करने के लिए, और वो तो उन्हें सामान दिलवाया जाता है, बम दिलवाए जाते हैं, पैसा दिया जाता है। यकीनन होता होगा और इसीलिए करते हैं। और ये जैसे पार्टी रैलीज वगैरह होती है उसमें तो बाकायदा लोगों को पैसे देके बसों से लाया जाता है, उन्हें पैसे बांटे जाते हैं बाकायदा। तो एक अजीब तमाशा सा हो रहा है। तो एक तो ये घटना मैंने आपको बताई, तो ये एक जागरूकता अगर लोगों में पैदा हो जाए कि भाई खत्म करो ये चक्कर, एनफ इज एनफ। अंग्रेजी में एक 3 लफ्ज हैं, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, अब खत्म करो यार, मोहब्बत से रहो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। अच्छा वो चक्कर क्या है कि 27 में यूपी का भी इलेक्शन है असेंबली का और उत्तराखंड का भी है। ये सारे ड्रामे इसलिए हो रहे हैं। अच्छा बच्चा जानता है इस बात कि ये असल बात जो है वो यहाँ पे है कि वोट जो है अब सर लोग समझने लगे हैं और अब इन चीजों से, इसीलिए ना सर बुद्धिजीवी लोग इन चीजों से अब कतराने लगे कि क्या क्या चल रहा है, छोड़ो अब करो जिसे जो करना है। फिर अब वो मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा तो 3 दिन 4 दिन पहले क्या हुआ, अब वो खबर भी बिल्कुल मामूली खबर थी, लेकिन वही मैं जो रहा होप आपसे कह रहा हूँ, आशा की किरण देखी कि मथुरा में कोई गांव है, वहां पे एक प्राइमरी स्कूल है। अच्छा उसका जो हेडमास्टर है वो मुसलमान है, जान मोहम्मद नाम है उसका, और उसका दाढ़ी भी है और वो टोपी भी ओढ़ता है, और वो 17 साल से उस स्कूल में हेडमास्टर है। 17 साल से सरकारी स्कूल है। तो वहाँ का लोकल भाजपा का कोई मंडल अध्यक्ष है, प्रधान है किसी चीज का, उसने BSA जो होता है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, जो इन प्राइमरी स्कूल के टीचर का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अफसर होता है, उसे एक एप्लीकेशन दी कि ये आदमी जो है ये इस्लाम का प्रचार करता है स्कूल में और बच्चों को मुसलमान होने के लिए भड़काता है, हिंदू देवी देवताओं की बुराई करता है और राष्ट्रगान नहीं होने देता है स्कूल में, और उसके पास बहुत तबलीगी जमात के लोग मिलने के लिए आते हैं। ऐसे आदमी को तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। वो बेसिक शिक्षा अधिकारी कोई महिला है, उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ी उस आदमी की और उन्हें फौरन सस्पेंड कर दिया। अच्छा सरकारी नौकरी में हम भी रहे, जिंदगी गुजर गई। होता क्या है कि कोई गलती करता है कोई अगर अधीनस्थ कर्मचारी, तो उससे पहले एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाता है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि भाई ये क्या बात है, तो वो शो कॉज बाद में होता है। अच्छा
तरीका ये होता है कि पहले उससे एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाता है, स्पष्टीकरण मांगते हैं ओके। कि ये आपके खिलाफ शिकायत है, आपको क्या कहना है। हाँ। तो अब उसमें स्पष्टीकरण देता है। अगर वो उसमें उसका जवाब ठीक नहीं होता, संतोषजनक उत्तर नहीं है, हम विस्तृत जानकारी होगी, वो छानबीन करेंगे इसकी, तब तक के लिए आपको हम आपके सेवाओं से निलंबित करते हैं, सस्पेंड करते हैं। तो उसका सस्पेंशन तब होता है जब उसका स्पष्टीकरण सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। हाँ। फिर जब वो फिर एक कमेटी बनती, कुछ समय होता है उसमें 6 हफ्ते में या उसके बाद जब वो कमेटी भी ये पाती है कि गड़बड़ी इस आदमी ने की है, तो फिर उसको शो कॉज नोटिस जारी होता है, कारण बताओ नोटिस, कि क्यों ना आपको सेवाओं से अलग कर दिया जाए, आपकी सेवाएं समाप्त करी जाए, तब जाके उसका टर्मिनेशन होता है। तो इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। और ये तो होता ही नहीं कि ऐसे तो सुबह से शाम तक लोग दरख्वास्तें देते रहते हैं, ऐसे हो तो काम होना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने कोई उससे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा और उसे खड़े खड़े सस्पेंड कर दिया कि तुम सस्पेंड हो गए और तुम्हें फला दफ्तर में यानी किसी और जगह पे अटैच किया जा रहा है। अब मुझे जो उम्मीद के कारण दिखाई दी वो क्या दिखाई दी कि सारे गांव वाले उस आदमी के फेवर में आगे खड़े हो गए। अच्छा उसमें 80% जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं। हाँ सही। अच्छा मुसलमान तो कोई आया ही नहीं उसके फेवर में निकल के डर के मारे कि हमारे खिलाफ भी शिकायत हो जाएगी। भाई एक गांव है जिसमें 1000 की आबादी है, उसमें 800 हिंदू हैं, 200 मुसलमान हैं। वो तो वो वैसे ही माइनॉरिटी में सबड्यूड रहते, तो माइनॉरिटी में तो हैं ही, माइनॉरिटी में तो हैं ही। तो अब वो इस पे जो पहुंचने शुरू हुए तो डीएम के पास गए लोग, उसके पास नहीं गए बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, वो डीएम के पास गए। अच्छा उनका साहब ये क्या हो रहा है, और सब नॉन मुस्लिम्स गए। साहब इतने अच्छे टीचर हैं ये तो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, और ये तो बच्चों से इंटरव्यू लिया, हर बच्चे से नहीं हमारे सिर्फ तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमें। तुमसे कभी कहा कि मुसलमान हो जाए, बोले कभी ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। बच्चों से इंटरव्यू लिया तो सारे बच्चों ने कहा कि ये सब एक षड्यंत्र है और ये इनको तो भाई षड्यंत्र क्यों हो रहा है इनके खिलाफ, अब तक क्यों नहीं हुआ। तो पता चला कि वो जो नई वोटर लिस्ट बन रही है वो उसके वो इंचार्ज हैं, बीएलओ के ऊपर हैं, कुछ बीएलओ के ऊपर। तो यही है आजकल तो ये हो रहा ना कि आप एप्लीकेशन दे दें मेरे खिलाफ कि ये यहाँ नहीं रहते, आनंद होम में ये नहीं रहते, तो उसकी एक छानबीन होनी चाहिए। लेकिन आपकी एप्लीकेशन पे उन्होंने मेरा वोट काट दिया कि उनका तरफ से एप्लीकेशन आई थी, फॉर्म 6 या फॉर्म 7 कोई होता है कि ये कितने फुर्सत में सर लोग नकली। हाँ बिल्कुल, एक एक आदमी 100 एप्लीकेशन दे देता है कि इसका नाम काट दो, इसका नाम काट दो। जब तो पूछो कि तुमने दी एप्लीकेशन? नहीं मैंने तो नहीं दी एप्लीकेशन। और एक एक घर में 250-250 आदमी नाम है, वो मुसलमान के घर में हिंदू रह रहे हैं, हिंदू का ना घर है उसमें मुसलमान रह रहे हैं। अब इसी पे एक और गवर्नमेंट स्कूल में मुस्लिम प्रिंसिपल थे और वहाँ मतलब मेरी मम्मी गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो ये लोग तो सब जगह जाके हवन वगैरह कराते हैं, क्योंकि हवन का भी एक साइंटिफिक वो है कि वातावरण को शुद्ध करता है। तो उस स्कूल में जाके मतलब मेरी मम्मी ने और उनके ग्रुप ने स्कूल में जाके हवन कराया, जिसके प्रिंसिपल मुसलमान हैं, और वो हवन में बैठे, उन्होंने हवन भी करवाया और सब कुछ हुआ वहां विधिवत जो गायत्री परिवार की तरफ से होता है। तो सर वो भी मुस्लिम है ना। तो सर पॉइंट ये है कि गायत्री परिवार में भी सर बहुत सारे मुस्लिम जुड़े हुए हैं। अच्छा काम से कौन नहीं जुड़ेगा भाई, अच्छे काम से कौन नहीं जुड़ेगा भाई, बात है। अच्छा काम कर जो भी समाज की सेवा कर रहा है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे कोऑपरेट करना चाहिए। अरे नफरत का मैं फिर वही बात कहता हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ सबसे कि भाई ये नफरत की सियासत बंद कर। हाँ। और सर जो संस्कार होते हैं गायत्री परिवार में, एक पुंसवन संस्कार करके होता है, वो तब होता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो उस वक्त वो संस्कार दिया जाता है ताकि होने वाले बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, और उसकी फैमिली को सब सिखाया पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि आपको इसको कैसे रखना है, अच्छे संस्कार देना है, थिंकिंग उस जमाने में पॉजिटिव रहनी चाहिए। हाँ कि और फैमिली को भी सिखाया। तो सर वो मुस्लिम्स बहुत करा रहे हैं, मतलब बीच में मेरे सुनने में आया था काफी सारे करा रहे हैं, क्योंकि वो चीज की महत्व समझ में आई ना कि हमको आगे की जनरेशन ला रहे हैं। हमको लगता है हम अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, हम आगे की जनरेशन ला रहे हैं। ये नेचर का तरीका है बस। और लोगों को देखिए, जब तक पढ़े लिखे लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, प्रभावशाली लोग इस मामले में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे, जब तक वो नहीं समझाएंगे लोगों को,
तो ये चीज बढ़ेगी हम्म। और ये इतना बड़ा खतरा है कि जिसका लोगों को आज के तारीख में अंदाजा नहीं है। हाँ है तो सर, और निम्न स्तर पे तो काफी ज्यादा चल रहा है ये। नहीं, और वही सर, वही चल रहा है वही चलेगा ना सर। हाँ, बुद्धिजीवी लोग इस मसले में नहीं पड़ते, नहीं पढ़ते, चाहे नहीं वो पढ़ते। किसी भी कास्ट के हों। लेकिन जैसे हम मैं और आप बातें कर रहे हैं और ये एक जरिया है हमारे पास ये पॉडकास्ट का कि उसमें हम इस पैगाम को पहुंचा तो सकते हैं। हाँ जी सर। अरे सियासत वाले करें जो उन्हें करना है, आप अपनी तो अकील लगाएं। मानवता के नाते एक मानव बनना, एक अच्छा इंसान बनना लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। रिलीजन वगैरह तो बात की बात है। धर्म तो बात की। अभी 4-5 दिन पहले जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, तो बड़ा शानदार फंक्शन हो रहा है, बड़े अच्छे अच्छे लोगों की तो उसमें आप देखें जावेद अख्तर का उसमें एक इंटरव्यू है, वो इतना बढ़िया इंटरव्यू है, बहुत खरी बात कहने वाला आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जो सही मानों में बुद्धिजीवी होता। अभी ये बदकिस्मती है वो उनकी कि वो किसी मजहब को नहीं मानते, वो नास्तिक हैं, खुल के ऐलान करते हैं इस बात का, भाई उनका अपना पर्सनल मामला है। हाँ। भाई अपने कुछ भी है, लेकिन हाँ, ये तो सर वेरी पर्सनल मैटर है। एज एन इंटेलेक्चुअल उनका कोई जवाब नहीं है, और उनका कोई जवाब नहीं है, और वो बहुत काबिल आदमी है। तो मैं यही कहा कि यार उर्दू पे किसी ने सवाल पूछ लिया, उर्दू वो उनसे यही पूछा गया था उर्दू के बारे में कुछ कहे, मुसलमानों की ज़बान है उर्दू। मैंने कहा यार बड़ी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं आप। भला ज़बान किसी धर्म के कैसे हो जाएगी? अब क्या तमिलनाडु में जो मुसलमान रहता है वो तमिल बोलते हैं ना, केरल में वो मुसलमान बोलता है दूर दूर में, और बोले अब तो मुसलमान उर्दू नहीं पढ़ रहा है, और ये हकीकत है। हकीकत है सर। 90% मुसलमानों के बच्चे आज की तारीख में उर्दू नहीं पढ़ते, जानते ही नहीं जानते सर। तो कुरान क्या पढ़ेंगे? हाँ। ये तो एक तो नाम का ठप्पा लगा हुआ है बस इसका। अब ये आमिर खान हैं और सलमान खान हैं और शाहरुख खान हैं, और उनसे लोगों का वैमनस्य यही है कि ये तो छाए पड़े इंडस्ट्री में, तो मुसलमान है, उनका इस्लाम से मुझे तो कोई ताल्लुक नजर आता नहीं, कोई नमाज पढ़ते होंगे। भाई मुसलमान के लिए तो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना है, तब तो मुसलमान है, वरना वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, अगर नमाज नहीं पढ़ता तो मुसलमान नहीं है हमारे उसूली तौर पर। अच्छा, अब वो तो नमाज याद भी नहीं होगी, सही बात है सर। और कौन से रोजे रखते होंगे और रमजान में। हाँ, सच तो बात है सर। रोजे रखना, नमाज पढ़ना, शराब को हाथ न लगाना, जुआ न खेलना, सूद नहीं लेना, ये सब चीजें इस्लाम में है। तो ये लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि पढ़ी ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये सवाल एक ये है कि बस बदनाम करना है। अगर सच्चा कोई मुसलमान हो जाए, मैं सही बता रहा हूँ, तो वो तो किसी गलत काम की तरफ को चलेगा ही नहीं। भाई ये कि मौत को याद रखो अपने 24 घंटे, हर वक्त मौत को याद रखो। तो जो मौत को याद रखेगा कि यार ये मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, और ये भी नहीं पता कि अगले मिनट पे चला जाऊं या मुझे जलील करे भगवान 100 बरस तक जिंदा रखे, तो कुछ हमारे हाथ में नहीं, और हम क्या क्या नहीं कर रहे। तो ये बेवकूफ़ी की बातें हैं ना सारी की सारी। सही बात है। कुछ लोग सिर्फ अपने पॉलिटिकल हित साधने के लिए हमारे इस खूबसूरत देश को बर्बाद करने पे तुले। तो हम तो यही पैगाम देना चाहते हैं आपके प्रोग्राम के जरिए। इसके अलावा सर, आज हमारी पिक्चरों की बातें जरा अधूरी अच्छा नहीं, मैं जो 5-10 मिनट में वो भी बता देता हूँ। मेरा तो दिल बहुत चाहता है उसके बारे में बात करने, क्योंकि मुझे तो आज मैं दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूँ। मेरे पास प्रोग्राम भी सब ऐसे ही हैं कि फिल्में जब देखते थे हम बचपन में, बहुत फिल्में देखी, और वो फिल्में भी बड़ी बढ़िया बनती थी। अब तो कैसी फिल्में बन रही हैं जिसमें वही नफरत वाली बात, कश्मीर फाइल बनेगी, केरला फाइल बनेगी, और धुरंधर एक फिल्म आई है, मकसद उसके पीछे। अरे भाई आपको मैं बताऊं पहले फिल्में कैसी बनती थी। आप एक मूवी मुझे बचपन के बहुत छोटा था मैं, स्कूल की तरफ से दिखाई गई थी वो फिल्म, जागृति एक फिल्म आई थी। अच्छा साहब, इतनी बढ़िया मूवी थी। अभी भट्टाचार्य उसमें थे, और गालिबन सत्येंद्र बोस के डायरेक्शन थी। वो आज़ादी के बाद की जिंदगी थी, शुरू की, और बड़ा देश प्रेम था लोगों में, बड़ा देश प्रेम था। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये गाना, उसमें इतना खूबसूरत गाना, तबीयत खुश हो जाए सुन के, अगर आप सुन लें आज। और एक बात और बताऊं आपको,
जब महात्मा गांधी की शहादत हुई थी, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948, आज भी शहीदी दिवस मनाया जाता है उस दिन, मार्टर्स डे। तो गांधी वॉज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर लीडर। और मैं हैरत करता हूँ कभी कभी कि यार एक इतना ऑर्डिनरी दिखाई देने वाला आदमी, दुबला पतला आदमी, जो फुल्ली ड्रेस्ड भी नहीं होता था, आप ये देखें, उसने ब्रिटिश एम्पायर की चूल्हे हिला दी और आखिर में अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने पे विवश कर दिया। जी, उसको मार के किसने क्या क्या तीर चला लिया। गांधी जैसे, जिसने सिक्योरिटी का कोई सवाल नहीं पैदा होता। आज जब छुट भई है, फिर सिक्योरिटी लिए फिर रहे हैं, 2 सिपाही साथ चल रहे हैं उनके, तो अपने आप को तोप समझ रहे हैं। वो आया, उनको गोली मार दी। अहिंसा दो चीजें उनका, बस 2 चीजें, सत्याग्रह और अहिंसा। ये हमारे 2 हथियार हैं भाई। सत्याग्रह करेंगे, सत्य के लिए आग्रह करेंगे, बैठे मारो, कितना मारोगे, हम पलट के जवाब नहीं देंगे। थक जाएगा मारने वाला हमें, हम पलट के जवाब नहीं देंगे। और जब ये देखा उन्होंने कि ये रास्ते से हट रहे हैं लोग, वहाँ पे मार दिया था एक जगह, हिंसक हो गए थे लोग, तो उन्होंने कहा कि मैं ये आंदोलन ही खत्म कर रहा हूँ, मेरा तो आंदोलन अहिंसा पे बेस्ड है, मैं हिंसा तो पसंद करता ही नहीं। तो सिर्फ अहिंसा का सहारा लेके उस आदमी ने, आप देखिए कि ब्रिटिश एम्पायर को हटा दिया। आज दुनिया में हिंदुस्तान को गांधी की वजह से या ताजमहल की वजह से पहचानते हैं इन बात विदेशों में। ये 2 चीजें मेन हैं, गांधी जी। हाँ। और एक हमारे नेताजी, वो स्टेटमेंट देख के मैं चकित रह गया कि गांधी को जानता कौन था हिंदुस्तान में। वो तो उसने इंग्लैंड का एक वो था फिल्म बनाने वाला, उसने गांधी फिल्म बना दी, तब से लोग गांधी को जानने लगे। ऐसा तो नहीं है। अरे साहब, वो तो स्टेटमेंट दिया उन्होंने। तो मैंने कहा कि इनकी नॉलेज कितनी लिमिटेड है यार, इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, इन्होंने गांधी के बारे में जानते नहीं है। दुनिया के 10 देशों में गांधी के नाम की सड़कें हैं, उनकी मूर्तियां हैं, और कितना सम्मान गांधी का भारत कहते। सर, भारत में ही हर बड़े शहर में महात्मा गांधी रोड, MG रोड है ही, कॉलेज। और उनकी महानता ये है, सबसे बड़ी महानता आज भी उनकी ये है कि जो लोग उनसे घृणा भी करते हैं उन्हें भी जब तस्वीर के सामने जाते हैं तो उन्हें सबको दिखाने के लिए नतमस्तक होना पड़ता, हाथ जोड़ के। और हर नोट में गांधी मौजूद है। सही बात है सर, उनके बिना तो काम ही नहीं चल रहा आज की डेट में, बिना गांधी जी। कितना किलसते होंगे वो लोग जो गांधी से नफरत करते हैं कि यार देखो अब पीछा नहीं छूट रहा है। सही बात है, उनसे पीछा नहीं छूटेगा। तो बहरहाल, तो उस जमाने में एक बड़ा एक गीत लिखा है एक आदमी ने, कुछ नॉन फिल्मी गीत जो है ना, वो बड़े पॉपुलर हैं। अच्छा। उसमें पहला गीत जो था उस जमाने का, वो था सुनो सुनो है दुनिया वालों, गांधी की ये अमर कहानी। अच्छा। ये आप सुनना, मोहम्मद रफी की आवाज में है। हाँ, और ये भी मोहम्मद रफी की आवाज में, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। साहब, वो इतना शानदार गीत है, और वो राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था। अच्छा। और श्री रामचंद्र ने उसके गालिबन म्यूजिक दी थी। लिखा तो राजेंद्र कृष्ण ने था, क्योंकि असली तो चीज गीत है एक्चुअली उसका। बड़ा शानदार गीत है वो सुनिए आप कभी, वो डालेंगे आप तो फौरन वो आपको मिल जाएगा। और गांधी के कुछ जो प्रिय भजन थे वैष्णव जन को, या आप कभी सुने, मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास है ओरिजिनल सिंगर का। तो वो आदमी, वो तो ही बात है, डिफरेंट है। ऐसे लोग तो अब दोबारा नहीं आए वो। हाँ। तो शुरू की फिल्में जो थी वो देशभक्ति पे थी। यहाँ शानदार फिल्म का, और जरूर देखें आप उस फिल्म, मिल जाए वो फिल्म आपको। 1948 की मूवी है शहीद, दिलीप कुमार उसमें हीरो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, ये गाना, ये भी मोहम्मद रफी की आवाज में, गुलाम हैदर की म्यूजिक थी। शहीद पाकिस्तान चले गए थे।
साहब क्या अजीब वो गरीब फिल्म थी, तो उसका बाप जो है वो सरकारी वकील है, अच्छा। दलीप कुमार क्रांतिकारी है। हम्म। फिर बाप को खड़ा होना पड़ा बेटे के खिलाफ, क्योंकि सरकारी वकील थे। लेकिन फिर देशभक्ति उन पर गालिब आई और उन्होंने छोड़ के फिर बेटे की पक्ष में। वो चंद्रमोहन एक्टर था साहब। अब चंद्रमोहन का पुरानी फिल्मों की बात आप कर रही हैं, तो चंद्रमोहन का नाम आजकल के बच्चों ने सुना भी नहीं होगा कि क्या था चंद्रमोहन। और चंद्रमोहन ने शहीद तो आखिरी फिल्मों में थी उनकी। वो पुकार एक फिल्म बनाई थी सोहराब मोदी ने 1937 या 1938 में। उसमें चंद्रमोहन ने जहांगीर का रोल प्ले किया और इतना जीवंत एक्टिंग थी उस आदमी की कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। और सोहराब मोदी ने वो मूवी बनाई थी और हमारे कमाल साहब, कमाल अमरोही के डायलॉग थे उस फिल्म के अंदर। तो ऐसी फिल्में तब बनी हैं, आप जरा गौर करें। पुकार जहांगीर के इंसाफ के ऊपर वो फिल्म थी कि नूरजहां के तीर से एक धोबी मर गया था और एक उसने धोबन ने जहांगीर से आगे कहा कि मुझे नहीं बताया कि आपकी रानी ने मारा है। उसने कहा कि एक औरत ने मेरे पति को मार दिया, क्या सजा होगी उसको? तो तुम उसके पति को मार दो। हाँ। तब बताया कि आपकी आपकी पत्नी है, बताइए। उसने मारा रानी ने, नूरजहां। तो जबरदस्त फिल्म थी वो अवेलेबल है। हाँ। पुकार जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप देखें कि उस जमाने में आज से उसको तो कोई 90 साल के 80 और 90 के साल हो गए बने। पुकार बनाई सोहराब मोदी ने, सिकंदर बनाई सोहराब मोदी ने। अब सिकंदर में पृथ्वीराज कपूर ने सिकंदर को रोल किया, जिसने मुगल आजम में सन 60 में अकबर का रोल किया। इतना बड़ा आर्टिस्ट पृथ्वीराज कपूर। और राज कपूर और शम्मी कपूर के और शशि कपूर के फादर थे वो। हाँ। और वो एक्चुअली ये सब लोग बेसिकली थिएटर के लोग थे। ये सब थिएटर के लोग थे। इनकी एक्टिंग बिल्कुल, इसीलिए लाउड एक्सप्रेशंस रहते थे इनके काफी। सोहराब मोदी और ये पृथ्वीराज कपूर, दे वर द डॉयंस ऑफ देयर टाइम। क्या शानदार परफॉर्मेंस देते थे ये लोग। तो और इत्तेफाक की बात क्या है, पृथ्वीराज भी पेशावर के रहने वाले थे। और दलीप कुमार भी पेशावर के रहने। अच्छा। अभी सिलसिले में मैं आपसे क्या बताऊं कि शुरू की फिल्में कितनी बढ़िया होती थी। मैं सिर्फ एक फिल्म का जिक्र करके आज की बात खत्म करता हूं। 1953 में वो मूवी आई थी और वो फिल्म थी 2 बीघा जमीन। 2 बीघा जमीन बिमल राय की पिक्चर थी। और मैंने शायद कभी आपसे जिक्र किया था कि बंगालियों का रोल बहुत बड़ा रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में। और बंगाल में तो खैर सबसे अच्छी फिल्में बनती थी एक जमाने। सत्यजीत रे जैसा डायरेक्टर, मृणाल सेन जैसा डायरेक्टर वहाँ पे, तो उन लोगों का कोई जवाब नहीं था। सीधी सादी फिल्में बनाते थे, बहुत साफ सुथरी। और चूँकि वो सब इंस्पायर थे रविंद्रनाथ टैगोर से, क्योंकि वो ज़बरदस्त थे वो लोग उस ज़माने के। जो बंगाल के जब वो लोग बम्बई आए, पहले आपको ये बता दूंगा कि कलकत्ता में मूवीज बनती थी। कलकत्ता पहले सेंटर था। अच्छा। कलकत्ते से फिर बॉम्बे में शिफ्ट हुआ, जब बॉम्बे टॉकीज वगैरह यहाँ आ गया तो सब। और फिर बम्बई तो फिर मुंबई बन गया, वो तो फिर बॉलीवुड बन गया, फिर वो तो हॉलीवुड के टक्कर पे। तो 2 बीघा जमीन एक फिल्म बनाई उन्होंने। गुरुदत्त थे ना इसमें हीरो? गुरुदत्त नहीं, सॉरी, बलराज साहनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो उसकी लाइफ की, मतलब जो मैं तो आपको हर चीज में 10 चीजें बताऊंगा आपको कि 10 बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑन इंडियन स्क्रीन, तो उसमें से एक बलराज साहनी के 2 बीघा जमीन है। ऐसी फिल्म नहीं बन सकती। आप जो उस फिल्म को 53 की बनी हुई फिल्म को अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो मूवी दिखाई जाती है कल्ट मूवी के तौर पर। यह है कमाल की बात। जो
रूरल बैकग्राउंड पे है कि हिंदुस्तान का जो गरीब किसान और कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता था उनका इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए। मतलब वो चाहते थे कि हम कारखाना बना लें इस गांव में, तो वो उसके 2 बीघा जमीन, तो वो सारा खेल है। आज भी है वो फिल्म अवेलेबल, आप जरूर देखें उस मूवी को अगर नहीं देखा हो तो। मैंने और नाम तो सुना है। नहीं, नाम सुनने से नहीं होता था। हाँ, और ये हम लोग लकी हैं कि हमारे पास वो है, ये फैसिलिटी भी हाँ, कि हम देख सकते हैं। सकें। और बदकिस्मती क्या है वो भी बता दूं आपको कि पुणे में हमारा एक आर्काइव है, नेशनल फिल्म आर्काइव, तो वहाँ पे आग लग गई कुछ साल पहले और कुछ फिल्मों के प्रिंट जल गए। बहुत सैकड़ों फिल्मों के प्रिंट उसमें जल का था, क्योंकि हमारे यहाँ प्रिजर्वेशन नहीं हो पाया उसका। अब तो बहुत वो हो गई जागरूकता, किताबें पुरानी यानी कितनी खराब होकर फेंक गई, क्योंकि प्रिजर्वेशन का लेटेस्ट तरीका हमारे पास नहीं है। तो 2 बीघे ज़मीन के बारे में आपसे अगले दफ़े हम बात करेंगे, और बलराज साहनी के बारे में बात करेंगे कि वो कितना ज़बरदस्त, व्हाट ए वंडरफुल एक्टर, ही वाज एन एमए इन इंग्लिश। हाँ, और बीबीसी में उन्होंने काम किया, शुरू में पढ़ाया भी उन्होंने, और फिर फिल्मों में है। फिल्मों में भी कमाल का काम अरे किया। कमाल, ऐसा वैसा कमाल थोड़ा हिसाब। वक्त फिल्म अगर आपने देखी हो, जब वो गाना गाया है मेरे दोहरा जबे, तो वो तो दिलों पे नक्श है। वो अभी भी आता है सर, मन्ना डे की आपने जिस तरीके से गाया, और जिस तरीके से रवि ने उसकी म्यूजिक दी, और आपको ये नहीं पता होगा लिखा किसने वो गाना, तो साहिर लुधियानवी ने लिखा होगा। साहिर के मास्टरपीसेस में से साहिर पे भी बात करेंगे। साहिर वाज वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट, मतलब ये फिल्मों के शायर नहीं थे, वैसे बहुत बड़ा शायर था वो। फिल्मों की शायरी दूसरी होती है। अब ये कलेक्शन छपे साहिर लुधियानवी के, तलखियाँ उनका बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है, और बहुत 20th सेंचुरी लिटरेचर में उसकी बड़ी जगह है। तो लोगों ने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। और वतन की आबरू खतरे में है, तैयार हो जाओ, जब 62 में हिंदुस्तान ने पे हमला किया चाइना ने, फिल्म एक्टर्स ने उसमें कुछ गीत गाए लोगों को प्रेरित करने के लिए। तो साहिर का उसमें गीत था, वतन की आबरू खतरे में है, तैयार हो जाओ, सुनील दत्त ने गाया था वो। ऐसे ही एक जानिसार अख्तर ने गाना लिखा, जानिसार अख्तर जावेद अख्तर के बाप थे। और बड़ा लिटरेरी फैमिली है जावेद अख्तर की, कि जावेद अख्तर के फादर जानिसार अख्तर बहुत बड़े शायर थे फिल्मों में, और ऐसे ऐसे खूबसूरत गाने हैं जानिसार अख्तर के कि आप बिलीव नहीं करेंगे। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, एक मोहब्बत इसको कहते हैं का गाना रफ़ी की आवाज़, खयाम की म्यूजिक थी। जानिसार अख्तर ने एक यानी बहुत उसमें भी बड़ा इत्तेफाक से बलराज साहनी हीरो था उस फिल्म में, और उसकी हीरोइन जो थी, बिलीव नहीं करेंगे वो कौन थी हीरोइन, महमूद जो कॉमेडियन था ना, उसकी बहन थी मीनू मुमताज। वो पहली और आखिरी फिल्म एक ही आई उसकी ऐसे हीरोइन, बाकी तो 20 फिल्मों में काम किया। शी वाज ए वेरी गुड एक्ट्रेस अभी, एंड शी इज अलाइव, शी इज इन 80s। हाँ, अभी इंटरव्यू आया उसका, कनाडा में है शायद। तो वो था, फिल्म का नाम था, फिल्म के नाम बहुत ही बी ग्रेड की फिल्म थी, ब्लैक कैट। जानिसार अख्तर का गाना था उसमें, और एस महेंद्र उसका म्यूजिक डायरेक्टर थे। आपने एस महेंद्र का नाम भी आज पहले दफे सुना होगा। उसने उस पाए का गाना दिया कि वो लता के बेहतरीन गानों में आज उसे काउंट किया जाता है। वो गाड़ी बलराज साहनी हीरो थे उस। मैं तुम्हीं से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा ना दोगे मुझे एतबार क्यों है, ये गाना है। आप सुने, इतना सुरीला गाना है, इतना मेलोडियस है गीत, उसका कोई जवाब नहीं। तो ये कहानी बहुत लंबी है। बलराज साहनी उसमें भी थे, बलराज साहनी अनुराधा में भी थे। अनुराधा जो ऋषिकेश मुखर्जी की मूवी थी, जिसे नेशनल अवार्ड मिला जिस मूवी को 1960। तो भाई ये तो एक समुद्र है जिसमें से आप मुझसे आप कहेंगे तो मैं तो 20-25 घंटे बोल सकता हूँ। बिल्कुल सर, हम 20-25 एपिसोड बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो बस इस बात को खत्म करते हैं आज, फिर उसी दुआ के साथ कि भगवान सद्बुद्धि दे हमारे देशवासियों को, क्योंकि यार एक आदमी के बाद दूसरे का काम नहीं चलता। आपको कहीं शायद अंदाजा नहीं है कि ये गरीब लोग हैं जो मरते हैं, और जो गरीब लोग हैं जो परेशान होते हैं इन सारी बातों में। और जितने भी ये छोटे काम है ना, ये जो छोटे प्रोफेशंस हैं, कारपेंट्री, वेल्डिंग,
ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, पंक्चर लगाने वाले, या आपके घरों में पुताई करने वाले, माइनॉरिटी कम्युनिटीज से होते हैं 90% लोग इसमें, कम से कम। हाँ, जो नहीं पढ़ पाते वो स्किल से कमाते हैं, बात तो वो वही अपनी है। रोजी रोटी, यार उन्हें फुर्सत है इन बातों के लिए। किसी को टाइम नहीं है सर, कामकाजी लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं है अच्छा, और पढ़ने का। सवाल यह है कि आपका घर पोतने के लिए भी वही आएंगे। आप उनको इस बुनियाद पर थोड़ा ही निकाल देंगे घर से कि भाई जैसे आप कहते हैं कि खुलेआम ओपनली कि मुसलमानों की दुकान पे सामान मत लेना भाई, ये बात अब बिल्कुल कॉमन हो रही है कि इनका भाई सोशल बाइकआउट करो, इन्हें निकालो यहाँ से, इनसे कोई काम मत करवाना। तो ऐसे देश नहीं चलेगा, नहीं चल जाएगा। आपको शायद ना पता हो कि हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 20 करोड़ थी कब, 2011 में, जब पिछली बार सेंसस हुई थी। जनगणना जो पिछली हुई है 10 साल में होनी चाहिए, 21 में ये बहाना बन गया कि साहब कोविड है, तो बस जनगणना ही के लिए बस कोविड रहा, बाकी सारे इलेक्शन हुए, सारे काम हुए, कौन सा काम नहीं हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग में। खैर अब वो शुरू हो रही है जनगणना दोबारा, अब शुरू होने वाली है, 27 से शुरू हो जाएगी और पूरी हो जाएगी। बहुत लंबा प्रक्रिया होती है जनगणना, बहुत मुश्किल काम। बड़े देश की तो 1 अरब 20 करोड़ आबादी तब थी, और आज ये है कि शायद 1 अरब 42 करोड़ आबादी हिंदुस्तान की है, यानी 22 करोड़ लोग बढ़े। उस जमाने में 14.2% मुस्लिम थे माइनॉरिटी में, और 78.2 हिंदूस थे, और बाकी दूसरी 2% सिख्स हैं, और 1% हाँ। के करीब क्रिश्चियंस हैं, और 0.6 बौद्ध हैं, और 0. इतने कुल मिला के। तो अब 1 अरब 40-42 करोड़ हो गई, 20-22 करोड़ बढ़े हैं, तो वो भी 14% से। मुसलमान तो बदनाम है इस सिलसिले में कि साहब इनके बच्चे बहुत होते हैं, जबकि ये मिथ है बिल्कुल ये बात। बच्चे जितने गरीब लोग हैं उनके बच्चे ज्यादा होंगे, चाहे किसी भी धर्म में चले जाए। हाँ। पढ़े लिखे आदमियों को नहीं होते, हो ही नहीं सकते, जो वो पता कि कितना खर्चा होता है इनकी पढ़ाई पे, तो वो बढ़ गए होंगे। तो अगर 14-15 करोड़ थे उस जमाने में, अब 20 करोड़ हो गए होंगे। तो अब 20 करोड़ लोगों को आप कितना मारोगे? कभी उनके साहब ने मार के निकाल दो हिंदुस्तान से, तो नहीं निकाल सकते, कहाँ को जाएंगे। और कितने लोग और आ गए इस बीच में, बांग्लादेश से और इधर से और उधर से। तो भाई जब मिलजुल के रहना है, अरे भाई तुम मोहब्बत से रह लो, सभी को सोचना पड़ेगा। खुद भी निगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो, निगेटिविटी का भंडार बने हुए हैं कुछ लोग। तो सर कुछ लोग भड़काने में लगे हैं, मुद्दा ये है कि भड़कने वाले क्या करते हैं। तो वही है कि कुछ लोग मजबूरी में लड़ रहे हैं, कुछ शौक से लड़ रहे हैं, किसी को कोई काम नहीं है इसलिए लड़ रहे हैं। इसका एक पहलू है जिस पे आपकी नजर नहीं आ रही, कि वो एक ऐसी हीन दृष्टि से देखने लगे माइनॉरिटीज को कि जब आप किसी आदमी को रोज ये कहेंगे कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, तो लोग सोचने लगेंगे यार कुछ ना कुछ तो होगी इसमें बात, जो सब इसकी बुराई कर रहे हैं। तो वो जो एक फर्क बैठता है ना, इससे एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा होता है। तो ये मतलब देश के भविष्य के लिए भाई जिस्म का कोई हिस्सा है, किसी हिस्से में चाहे छोटी वाली उंगली में तकलीफ हो मेरी, मैं डिस्टर्ब रहूंगा, ऑब्वियसली मैं फिर सारा काम जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। तो अगर बदन का एक हिस्सा अगर बीमार है तो आप कैसे पूरा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो एक देश के साथ भी है भाई 15% का मतलब या 20% का मतलब यह है कि 1/5 या 1/6 जो आबादी है उसे आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। और फिर एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर अब आदमी सोचता है कि जब मैं भाई अब मेरे जब कोई सुने ही नहीं रहा तो रिटेलिएट करना शुरू कर देता। मैं तो एक मैसेज सबको ये देता हूँ कि कोई तुम्हें गालियां दे रहा है, कितना ही बुरा कह रहा है तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारे जो मजहबी फिगर्स हैं, लौट के जवाब ही मत दो, लौट के जवाब मत दो। इसमें थोड़ी बेइज्जती बर्दाश्त कर लो और लड़ना मत किसी से, लड़ाई मत करना, और बस सारा जो तवज्जो है अपनी एजुकेशन पे दो, बच्चों को पढ़ाओ, छोड़ो इन सारी बातों को, जो कह रहे हैं कहने दो, क्या कर लेंगे। बस ये सद्बुद्धि भगवान दे सबको, अकिल दे, और सबसे पहले उन्हें अकिल दे जिनके हाथों में ये देश है, वो भी समझे इस बात की हकीकत को। सब वो सब समझते हैं, बस उन्हें अपना फायदा देखता है और अपना फायदा भुनाने के लिए वो हर हद को और ये और मौत को हर वक्त याद रखें कि नॉर्मल वे में
एक दिन तो जाना ही है। तो हम क्या विरासत छोड़ के जा रहे हैं? एक अच्छा हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हैं। गांधी कम भी ये भावना लेकर तो गए होंगे कि मैं हिंदुस्तान को आज़ाद करा के जा रहा हूँ, जो मेरा मिशन था वो पूरा हो गया। और वो विभाजन के पक्ष में भी नहीं था, ये मैं बता दूं आपको। He didn't want the partition of India। तो ये बहुत लंबा गुफ्तगू है, इसमें क्या यहाँ जिक्र करें, लेकिन बहर सूरत मेरे दिल अंदर से ये कहता है कि ये सब हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होने के, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। लेकिन मैं मरूंगा यही तमन्ना लेके कि ये काश ये मुल्क फिर वैसे ही हो जाए जैसा पहले था। बड़ी मोहब्बत थी यहाँ लोगों के अंदर, और है आज भी। मैं तो मान ही नहीं सकता। बदकिस्मती क्या है वो बता के बात ख़त्म करता हूँ अपनी। लोग जब मुझसे बात करते हैं, क्योंकि मेरे तो 95% तो लोग मेरी कम्युनिटी के नहीं है ना, तो कहते हैं कि आसिफ साहब 99% लोग जो हैं इस देश के बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं और कोई नहीं चाहता झगड़ा। वही 1% लोग गड़बड़ हैं ज़रूर। मैं मुस्कुराता हूँ उनके बात को, कहता हूँ, मैंने कहा यार 1 करोड़, तुम्हें पता है कि 1% कितने हैं? 142 करोड़ में 1%, 1,42,00,000 लोग अगर बुरा सोच रहे हैं तो वो तो आग लगा देंगे इस मुल्क में। 1,42,00,000 तो बहुत होते हैं। तो लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन अच्छाई जो है इस बुराई पे काबू पाएगी और लोग समझदार होंगे और मजाक उड़ाया करेंगे 50 साल के बाद। क्या इतने बेवकूफ थे कि मंदिर मस्जिद पर लड़ते थे, जरा जरा सी बातों को झगड़ा करना शुरू कर देते थे यार, क्योंकि दुनिया पहुंच जाएगी बहुत आगे। आप 25-30 साल में कहाँ से कहाँ पहुंची है दुनिया, अगले 50 सालों में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक गुब्बारा आई है कंपनी, उसने कहा हम इससे भी ज्यादा तेज काम करके दिखा देंगे, हमने बना लिया। उस दिन शेयर मार्केट अमेरिका का खरबों रुपए का नुकसान एक दिन में हो गया। कह रहे ये तो एक नई चीज आ गई और कम पैसों में हो जाएगा काम। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो 50 कंपनियां चल रही है दुनिया की, वो सब होने को तैयार। धर्म बचेंगे कि नहीं ये भी नहीं पता, आगे तो कुछ नहीं पता। धर्म तो अब भी बचे। ये धर्म को आप समझे कि आप हिंदू हैं, मैं समझू मुसलमान हूँ, गलतफहमी में। हाँ, वही हम वो बेसिक धर्म को तो फॉलो ही नहीं करते। असल धर्म तो नफरत सिखाता ही नहीं सिखाता। वो तो पापी समझता है नफरत करने वाले को। भला इंसान इंसान से दुश्मनी कर सकता है? तो ये तो हम तो धर्म से भटके हुए लोग हैं। हाँ। और पल्ले दर्जे के पाखंडी लोग हैं। हाँ, सही बात है। वी आर टॉप रेट हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेसी हमारे अंदर भरी हुई है। अब मैं आपको 2 लफ्ज बता के खत्म करता हूँ बात, क्योंकि हाइपोक्रेसी और हाइपोक्रेट, ये 2 लफ्ज हैं, इसे याद रखिएगा। इसके उच्चारण में भी बड़ा एक वो है चक्कर। हिपोक्रेसी भी कहते हैं, हिपोक्रेट भी कहते हैं। स्पेलिंग इसकी 90% लोग सही नहीं बताते। HYPOCRITE, HYPOCRIT तो है पाखंडी, और पाखंड है HYPOCRISY, हिपोक्रेसी। आप अब तो किसी लफ्ज के प्रोनाउंसिएशन में गलती आप कर ही नहीं सकती। गूगल पे जाइए, वो बता देते हैं, उसका देख लीजिए। हाँ। बहुत से लोगों का इस पे हिंदुस्तानियों को यूं माफी है कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। हम अगर गलती करते भी हैं थोड़ी बहुत, हालांकि नहीं करनी चाहिए, करते हैं, कोई बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पाखंड से उभरेंगे कभी ना कभी और अपनी हकीकत को समझेंगे और सब ठीक होगा। हाँ। सब ठीक होगा। फुली सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। थैंक यू। अगली बार फिल्मों पे और गानों के बारे में आपको बहुत दिलचस्प बातें मैं बताऊं। बिल्कुल सर, वी आर वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू सर।